हमें खुद वो शुक्राणु ढूंढना पड़ता है कि कौन सा अच्छा है। एक सुई पे हम एक अंडा उठाते हैं, एक सुई पे एक शुक्राणु उठाते हैं और 15 दिन बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। IVF इतना सेंसिटिव चीज है, इट्स अ लाइव प्रोसेस। HPLC टेस्टिंग इज अ मस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। मेन में इरेक्शन इश्यूज हैं, इजैक्यूलेटरी प्रॉब्लम्स, उनका इरेक्शन नहीं होता। स्पर्म मोटिलिटी का मतलब स्पर्म कितनी कैपेसिटी से हिलता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला पे। किसी भी शहर में जाइए, छोटे से बड़े, बल्कि भारत के छोटे शहरों की भी बात कीजिए, हर गली में या हार्ट ऑफ द सिटी में आपको एक सेंटर ज़रूर नज़र आएगा जो कहेगा कि संतान का सुख आपको यहाँ मिल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ IVF सेंटर्स की। लेकिन देश में बहुत कम ही IVF सेंटर्स हैं जो आपको सफलता की ओर तो ले ही जाते हैं, बल्कि संतान कैसे प्राप्त करें इसके लिए सही दिशा दे पाते हैं, सही सजेशन दे पाते हैं और फिर ट्रीटमेंट भी दे पाते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी डॉक्टर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही ग्राउंड से इन्होंने काम किया है। सीड्स ऑफ इनोसेंस से उन्होंने शुरुआत की और ग्राउंड जीरो पर काम किया, यानी कि वो जानती हैं कि भारतीय महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या या पुरुषों में इनफर्टिलिटी की समस्या किस कदर है और उसका हल क्या है। IVF अगर करना है तो जो नए टेक्निक्स हैं यानी कि एडवांस ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से काम आता है। डॉक्टर गौरी अग्रवाल मेरे साथ हैं। मैम, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। अभिलाषा, थैंक यू सो मच। मैं आज पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जनता तक जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो एक बच्चा करने के लिए राइट इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब मैं आपको यहाँ पे दे पाऊँ, ताकि हम इंडिया एट लार्ज कोने कोने में ये पहुँचा पाएँ कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब वो डॉक्टर से मिलें, उन्हें कौन से प्रोसेस की ज़रूरत है और वो अपने डॉक्टर से मिलके क्या क्या टेस्ट करवाएं। मैम, तो सबसे पहले हम IVF, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, हर लोग समझते हैं कि IVF क्या है। ये क्लिनिकली असिस्टेड प्रेगनेंसी के लिए है, तो फिर भी लेकिन हमें ज़रा समझाइए कि आज जो IVF हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, क्या पहले के ट्रीटमेंट, पहले के IVF और आज के IVF में फ़र्क है, और कब ये कपल को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्हें IVF के प्रोसीजर से गुजरना होगा। बिल्कुल, तो आज मैं स्टार्ट करूंगी सबसे पहले ये बता के कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होती है, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें IVF कब चाहिए। अब नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हर महीने आपका एक अंडा ओवरी से फूटता है। वो अंडा जो ट्यूब होती है उसको उठा लेती है। जब आपके हस्बैंड आपके पास आते हैं तो वो स्पर्म्स वजाइना में छोड़ते हैं। इन स्पर्म्स में हिलने की कैपेसिटी होती है। ये स्पर्म्स हिलकर यूट्रस के थ्रू ट्यूब यानी फलोपियन ट्यूब में आते हैं, जहां ऑलरेडी अंडा भी आ चुका है जी। और वहीं पे शुक्राणु और अंडा मिलके बच्चा बनाते हैं ट्यूब में, और 5 दिन बाद ये ट्यूब इस बच्चे को यूट्रस में फेंक देती है और वो वहीं 9 महीना ग्रो करता है। अब अगर मेरी दोनों ट्यूब्स बंद हैं, मेरे अंडेदानी में अंडा कम बन रहा है, शुक्राणु कम है, यानी कि मेरा स्पर्म काउंट 10 मिलियन से कम है, या फिर यूट्रस में काफ़ी एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, या फिर मेरा यूट्रस बच्चा रखने के काबिल नहीं है, या फिर यूट्रस है ही नहीं, इन सब केसेस में हम IVF करते हैं। ठीक है। अब IVF होता कैसे है? हम हर महिला को जिसको IVF की ज़रूरत होती है उसको हम 10 दिन के से 12 दिन तक हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं। इन इंजेक्शन से दोनों अंडा कोश में अंडे बनते हैं। अब अंडे कितने बनते हैं वो डिपेंड करता है आपके AMH पे, आपकी एज कितनी है और आपके अंडा कोश में कितना अंडा बचा है उस वक्त। वो अंडे 10-12 दिन के बाद हम आपको 5 मिनट बेहोश करके अल्ट्रासाउंड के द्वारा नीडल से वो अंडे एस्पिरेट करते हैं, निकाल लेते हैं। बिल्कुल। और उनको फिर हम ले लेते हैं लेबोरेटरी में, IVF लैब के अंदर। उसी दिन हस्बैंड मैस्टरबेट करके स्पर्म्स देते हैं। फिर 2 प्रक्रिया हम अंदर करते हैं, एक होती है IVF, एक होती है ICSI। हाँ।
आईवीएफ उन कपल्स के लिए करते हैं जिनका स्पर्म काउंट ठीक ठाक है और एग्स ठीक ठाक है। एक ग्लास की डिश होती है, उसमें हम अंडे छोड़ देते हैं एक तरफ स्पर्म छोड़ देते हैं, और वो अंडे और स्पर्म अपने आप मिलते हैं। इक्सी में क्या होता है, आईवीएफ से थोड़ा हायर वर्जन है। एक बड़ी सी माइक्रो मैनिपुलेटर मशीन होती है जिसमें 2 सुइयां होती हैं। एक सुई पे हम एक अंडा उठाते हैं, एक सुई पे एक शुक्राणु उठाते हैं और अंडे और शुक्राणुओं को मिलाते हैं। ऐसे हम एम्ब्रियोज यानी बेबीज भ्रूण रेडी करते हैं। सो आईवीएफ और इक्सी में ये फ़र्क है। इक्सी स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जिनमें स्पर्म काउंट बहुत कम है, यानी कि हमें खुद वो शुक्राणु ढूंढना पड़ता है कि कौन सा अच्छा है, और वो शुक्राणु उठा के फिर हम एग से फर्टिलाइज करते हैं और फिर भ्रूण रेडी करते हैं। अब अगर यूट्रस की लाइन रेडी है भ्रूण लेने के लिए तो 3 से 4 दिन के अंदर हम ये भ्रूण इसमें डाल देते हैं। 5वें दिन के भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा होता है। इसीलिए अब मैक्सिमम क्लिनिक्स डे 5 यानी ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र करती हैं। अगर मेरे यूट्रस की लाइन रेडी नहीं है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, या फिर हमें लगता है कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है, पहले वो निकालना है, तो हम ये भ्रूण फ्रीज करके रख लेते हैं, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशंस कहते हैं। अगले महीने पीरियड के 2nd डे से हम हार्मोन की दवाई देके यूट्रस की लाइन को प्रिपेयर करते हैं, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब आपकी ईटी थिकनेस लगभग 13वां या 14वें दिन पे 7 से 9 mm के बीच में हो जाती है तो फिर हम ये भ्रूण को वार्म करते हैं और फिर ये भ्रूण नीचे के रास्ते बिना बेहोश किए आपके अंदर डाल देते हैं। 15 दिन की हम कुछ दवाइयों का सपोर्ट देते हैं ताकि भ्रूण चिपके और आगे बढ़े, और 15 दिन बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिसको बीटा HCG कहते हैं। और अगर आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो उसके बाद पूरा नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह आपकी प्रेगनेंसी निकलती है। यदि आपको पहले कुछ रिकरेंट अबॉर्शंस हैं, बार बार अबॉर्शंस हुए हैं, या कोई ऐसी स्पेसिफिक हिस्ट्री है कि हमें आपको पर्टिकुलर कुछ दवाई या इंजेक्शंस पे रखना है, सो डिपेंडिंग अपॉन हिस्ट्री हम आपको कुछ दवाई इंजेक्शंस पे थ्रू प्रेगनेंसी रखते हैं। आपकी प्रेगनेंसी आराम से निकलती है। ज़रूरी नहीं है कि आप आईवीएफ डॉक्टर के साथ ही अपनी प्रेगनेंसी निकालें। अगर आप दूर रहते हैं तो आप कहाँ पे भी अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके डिलीवरी करा सकते हैं। मेरा बस एक छोटा सा कंसर्न रहता है, आईवीएफ डिलीवरी उन अस्पताल में कराएं जहाँ पे नर्सरी और निकू यानी बच्चा रखने की फैसिलिटी अच्छी हो, क्योंकि कभी कभी ये प्रेशियस प्रेगनेंसी है। मान लो कभी प्री टर्म डिलीवरी हो गई या फिर बेबी को कभी ज़रूरत पड़ी नर्सरी और निकू में रखने की, सो आपके पास अच्छा केयर है उस हॉस्पिटल में जहाँ पे आप निकू नर्सरी की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हम बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं जो हमारे पास बहुत दूर दूर बिहार के गाँव से आते हैं। हम उन्हें बता के भेजते हैं कि भाई डिलीवरी जैसी पास आए अपने या तो शिफ्ट हो जाओ कहीं पे जहाँ पे एटलीस्ट नर्सरी निकू की सर्विसेज अच्छी हों। देखो, हमारा फ़र्ज़ एज आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिर्फ इतना नहीं है कि हम आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव करके दें। हमारा फ़र्ज़ है कि हम 9 महीने तक आपकी प्रेगनेंसी में आपका साथ भी दें, चाहे वो फ़ोन पे हो, और आपको गाइड करते रहें ताकि आप एक हेल्दी बेबी डिलीवर करो। ये एक पूरी जर्नी है और उसमें आप साथ देते हैं। मैम, हम ट्रीटमेंट पर और बात करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ये दिल कर रहा है कि ज़रा होम आईवीएफ के बारे में आपसे पूछूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसको लेकर बज़ भी है। ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके जहन में आया? और मेरे कुछ जानने वाले लोग भी थे जिन्होंने बताया कि होम आईवीएफ एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये कैसे आपके दिमाग में आया, और ये क्या सीधे तौर पे किसी ने डिमांड की आपसे कि ऐसा कुछ शुरू कीजिए? सो अभिलाषा, बताए पेशेंट्स, मैं गाज़ियाबाद बैठती हूँ। पेशेंट्स मेरे पास इतनी दूर दूर से ट्रेन में लद के 12-12 घंटे आ रहे हैं, एंड किसके लिए? सिर्फ एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड करने के लिए या फिर इंजेक्शंस लगवाने के लिए। और आप मेरी ओपीडी में आओगे ना, मतलब इतनी भीड़ हो जाती है, एंड तक आपको ऐसा लगता नहीं कि आप उठ भी सकते हो, बिकॉज पेशेंट्स इतनी ट्रस्ट, इतनी होप से इतनी दूर गर्मी में सर्दी में काम छोड़ के ट्रैवल करके आ रहे हैं। सो फाइनली मैंने 3 इयर्स पहले ये सोचा कि
जब यही काम मैं फ़ोन पे भी कर सकती हूँ, पेशेंट को तो इंजेक्शंस वैसे भी हम पैक करके ही देते हैं, तो क्यों नहीं मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करूँ कि पेशेंट्स को मेरे पास बहुत कम आना पड़े। क्योंकि आईवीएफ के प्रोसेस में ना पेशेंट मैं देखती हूँ मेरे पास इंटरनेशनल आते हैं या फिर दूर से आते हैं, बेचारे 1.5 महीना घर लेकर गेस्ट हाउस लेकर रह रहे हैं, या फिर हर 3-4 दिन में ट्रेन लेकर आ रहे हैं, पूरा उनका दिन खराब हो रहा है, वेट करना पड़ रहा है। इवन कॉर्पोरेट कपल्स, गुड़गांव वाले सेंटर पे इतना प्रॉब्लम होता है, पेशेंट्स कहते हैं मैम हम सीए हैं, हम जज हैं, हमारा वर्किंग है, एमएनसीज है, टाइम ही नहीं है। 44-45 ईयर्स पे आ रहे हैं कि मैम टाइम ही नहीं मिला, बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, कब आए। सो दैट इज़ वॉट मेड मी थिंक कि क्यों नहीं हम होम आईवीएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें जहाँ पे हम व्हाट्सएप की कोई कॉलिंग नहीं, इट्स अ कंप्लीट इनबिल्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे पेशेंट्स अपनी बुकिंग लेते हैं, ओपीडीज करते हैं, एकदम रिनाउंड डॉक्टर्स जितने भी हैं, अपनी रिपोर्ट्स उनकी अपलोड होती हैं, एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन निकलता है उनका। प्रिस्क्रिप्शन पे प्रॉपर होता है कि आपको नेचुरल ट्रीटमेंट चाहिए, आईयूआई चाहिए, आईवीएफ चाहिए, उनके ब्लड टेस्ट घर पे ही करवा रहे हैं हम लोग। अच्छा। पैन इंडिया जहाँ पे भी हो नर्स पहुँचती है, ब्लड लेती है, इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, इन्वेस्टिगेशंस हम देखते हैं, फिर उनसे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं, उनका प्रोटोकॉल प्लान करते हैं। अगर आईवीएफ होना है तो पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शंस उनके प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करके उनके घर पहुंचते हैं। नर्सेस, ट्रेन्ड नर्सेस, हमारे वीडियोस बने हैं, कमर्शियल्स हैं, एसओपीज़ हैं, सब है। नर्सेस जाती हैं घर पे इंजेक्शंस लगाती हैं। ये इंजेक्शंस अब इतने अच्छे आ गए ना कि आप अब देखते होगे ना, यूएस के वीडियोस आते थे जहाँ पेशेंट अपने आप घर पे इंजेक्शंस लगा रहे हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। वो इंजेक्शंस नर्सेस लगाती हैं, बीपी चेक होता है, सब कुछ घर पे होता है। नियर बाय सेंटर पे उनका हम अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं, वो रिपोर्ट्स हमें अपलोड करते हैं। एंड देन सिर्फ अंडे निकलवाने, प्रोसेस अंडे निकलवाने वो रजिस्टर्ड क्लिनिक पे जाते हैं नियर बाय, वहाँ उनका भ्रूण बनता है और फिर वो भ्रूण उनके अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए वो सेंटर पे आते हैं। तो ये सेंटर तो आप ही के होंगे? ये सेंटर्स हमारे हैं, बट कभी कभी जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स नहीं हैं, जैसे बहुत ही रूरल एरिया हो, तो भी पेशेंट को 2 ही दिन तो आना है, तो वो उठ के आ जाते हैं कि नहीं भाई इसी डॉक्टर से कराना है, इसी डॉक्टर से कराना है। जिन जगहों पे या बड़ी सिटीज़ में हम लोग नहीं हैं, वी टाई अप विथ रिनाउंड क्लिनिक्स जो ART रजिस्टर्ड है, एंड देन कंप्लीट SOP उनका प्रॉपर ऑडिट करके पेशेंट्स उनके सेंटर पे जाते हैं, एंड देन दे हैव द प्रोसेस डन। ये जो आपने एक पूरी जो ये आपकी कवायद है, ये जो कोशिश है, वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसमें बहुत प्राइवेसी भी आई थिंक इंक्लूडेड है। वो भी एक सेटिस्फैक्शन होगा कि प्राइवेसी भी मिल रही है पेशेंट्स को, और फाइनली तो वो आईवीएफ की करवा ही रहे हैं। अब आईवीएफ की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा जो ट्रॉमा आता है वो फेल्ड आईवीएफ के बाद होता है। फर्स्ट साइकिल में तो शायद उतना नहीं होता कि चलो दूसरी बार हमें सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन जब सेकेंड आईवीएफ फेल होता है, क्योंकि आपके एग्स भी, क्योंकि वो एक बैंक है, 8 अंडे हैं, एम्ब्रियोज हैं या 5 हैं, तो अब उनमें से अगर मान लीजिए कि निकल रहे हैं एक करके, तो आपके पास होप भी कम, ऐसा लगता है जैसे दौलत आपकी निकल रही है ना? बिल्कुल। कैसे आप प्रिपेयर करते हो पेशेंट्स को? और 2 आईवीएफ फेल, 3 आईवीएफ फेल, ऐसे लोग जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा उस होप को पैदा करना कि बहुत अभिलाषा, मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू मी और जिसमें मैं एक्सपर्टाइज करती हूँ वो फेल्ड आईवीएफ ही है आज। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट्स इतनी होप से आते हैं और वो टूटे होते हैं, मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो ये बोल रही है वो लॉजिक भी है कि नहीं, क्योंकि मैं तो फेल्ड हो चुका हूँ। और फेल्ड आईवीएफ पे कोई रीजन भी तो डॉक्टर नहीं देता ना, वो कहते हैं इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बस हो गया फेल ना। सो ये कारण था कि हम होम आईवीएफ बनाया हमने कि उनकी सारी रिपोर्ट्स उनके अपने पास उनके सॉफ्टवेयर में होती हैं, हर चीज़। अब फेल्ड आईवीएफ देखो अभिलाषा बहुत रीजंस की वजह से होता है, बिकॉज आईवीएफ इतना सेंसिटिव चीज़ है, इट्स अ लाइव प्रोसेस। यस। एंड आपकी इंजेक्शंस की क्वालिटी कैसे थी, आपका प्रोटोकॉल क्या सेट हुआ, आपको राइट डायग्नोसिस मिला नहीं मिला, आपके एक्स कितने हैं, क्वालिटी ऑफ एक्स कैसे हैं निकलने के बाद, आपका प्रॉपर स्कैन्स हुए कि नहीं, आपके एम्ब्रियोज कैसे बने, आपकी आईवीएफ सेंटर की लैब की कंडीशन क्या है, आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसा है उस दिन। बहुत चीज़ें हैं अभिलाषा। आई मीन मैं बहुत अनफिल्टर्ड आज बात कर रही हूँ बिकॉज अब इतना फेल्ड आईवीएफ है ना दैट आई मीन वो ये सोचते हैं ये एंड ऑफ लाइफ है,
बट ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। आई मीन लोग 4th 5th IVF पे कंसीव करते हैं। सो आपकी एंडोमेट्रियल लाइन कैसी बनी? आपका बेबी सब कुछ अच्छा था, बेबी स्टिक नहीं हुआ। वॉज देयर अ जेनेटिक इशू? क्या हम कभी जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं? ये जेनेटिक इशू क्या है? क्योंकि इसके बारे में भी सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है कि आप प्रेगनेंसी से पहले आप जेनेटिक एनालिसिस कराइए और उसके बाद यू गो फॉर प्रेगनेंसी। ये क्या चीज़ है? अभिलाषा, आज के ज़माने में कोई भी जल्दी शादी नहीं कर रहा। हाँ, और कर भी रहा है तो बेबीज लेट कर रहा है। सो व्हेनेवर यू नो, जब हमारे एग और स्पर्म मिलता है तो जो भ्रूण एम्ब्रियो बनता है, कभी कभी वो जेनेटिकली अनस्टेबल होता है, यानी कि उसका क्रोमोसोम नंबर अप एंड डाउन, इन्वर्जन्स, डुप्लीकेशंस, डिलीशंस, ये सब होता है। 50% IVF फेल्स बिकॉज जो एम्ब्रियो हम अंदर डालते हैं वो जेनेटिकली अनस्टेबल होता है। एंड दैट इज़ वाई टुडे वी आर द ओनली IVF क्लिनिक्स जिसके पास अपना इन हाउस जेनेटिक लैब है। दो आप बाहर भी सैंपल्स भेज सकते हो बायोप्सी करा के, बट आपके पास जब अपना लैब है तो आपको पता है, आप रॉ डेटा देख सकते हो। आपको पता है कि अगर मान लो सारे एम्ब्रियोज एबनॉर्मल आए तो आप कौन सा सेलेक्ट एक्चुअली कर सकते हो जिसमें एक मिडिल वे हो कि नॉर्मल एबनॉर्मल के बीच के भी एम्ब्रियोज होते हैं जिनको मोज़ेक एम्ब्रियोज बोलते हैं। अच्छा, यस। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हाट यू कैन डू। इसीलिए अगर पेशेंट एडवांस्ड एज पे आए, फेल्ड IVF पे आए, अगर उसके बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं या फिर स्पर्म काउंट बहुत कम है, बिना जेनेटिक टेस्टिंग किए अपने एम्ब्रियोज मत ट्रांसफ़र कराइए। PGTA टेस्टिंग बहुत आसान है। ऑलमोस्ट एवरी रजिस्टर्ड जेनेटिक क्लिनिक कैन डू PGTA टेस्टिंग। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि अगर मेरे एम्ब्रियोज अच्छे बने हैं तो आप उन्हें प्लीज़ जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजिए। अच्छा। जो एम्ब्रियो हेल्दी आएगा वही एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र कराएंगे। यानी कि एम्ब्रियो, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो बीज जितना हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, उसके लिए उस मिट्टी में उग जाना आसान है। एग्जैक्टली, बिकॉज हम लोग कितने कंफ्यूज है। पेशेंट आता है, मैडम मेरा एंडोमेट्रियम लाइन इतना अच्छा बना था, मेरा एम्ब्रियो इतना सुंदर है, A ग्रेड दिया है, मेरी एज कम है, मेरा बच्चा नहीं चिपका। सो वही उन्हीं पेशेंट्स को हम कहते हैं कि भाई अब तुम एक काम करो, तुम एक जेनेटिक टेस्टिंग कराओ, PGTA देखते हैं। एंड ऐसे कितने कपल्स हैं अभिलाषा, आई एम टेलिंग यू, मैं कितने बच्चे करा चुकी हूँ। आई विल टेल यू इतने इंटरेस्टिंग केसेस। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 2-2 3-3 फेल्ड IVF तो है ही, 2-2 3-3 रिकरेंट अबॉर्शंस, 8 वीक्स की प्रेगनेंसी हो गई नेचुरल, हार्ट बीट चली गई, फिर प्रेगनेंसी हुई, हार्ट बीट चली गई। बाहर डॉक्टर ने क्या बोला, डोनर एग ले लो, आपका एग अच्छा नहीं है इसीलिए आपको प्रेगनेंसी। क्यों भाई, आप यंग हो, आपको अबॉर्शंस हो रहे हैं, आप अपना जेनेटिक टेस्टिंग कराओ। हम उन पेशेंट्स की कैरियोटाइप कराते हैं। कैरियोटाइप में देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम क्रोमोसोम्स चेक करते हैं, और फिर हम IVF करके भ्रूण की जेनेटिक टेस्टिंग करके हेल्दी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। क्या ये हर एज में, महिला के हर एज में पॉसिबल है? थोड़ा एज क्राइटेरिया ज़रूर बताइए। बिल्कुल पॉसिबल है। आजकल 26-27 साल की लड़कियों के अंडे नहीं बन रहे हैं, मतलब AMH लो आता है बहुत ज़्यादा। AMH लो हो गया है, तो आप किसी भी एज पे कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 26-27 साल की लड़कियों के अंडे नहीं बन रहे, 26-27 साल के लड़कों के स्पर्म नहीं है, बल्कि कभी कभी 42 ईयर ओल्ड फीमेल के अंडे मिल जाते हैं। बिल्कुल, AMH पे आते हैं। ये एक से लेस जैसे ही आता है तो कहते हैं टिक टिक की घड़ी की टिक टिक अलार्म शुरू हो गई है, आपका रिजर्व जो है वो अब खत्म हो रहा है। तो एक से कम वाले जब भी AMH आते हैं 0.5, 0.8, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? सो अभिलाषा, AMH ना नॉर्मल होता है 2 to 6, ठीक है, एंड नॉर्मली लोग AMH से ही अपनी सारी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, बट मैं नहीं मानती इसको। आप नहीं मानते? मैं सोचती हूँ AMH इज़ अ लैब टेस्ट। ओके। देखो, लेबॉरेटरी के टेस्ट पे आप अपने क्लिनिकल डिसीजंस नहीं ले सकते हो। इसीलिए जब भी पेशेंट भेजता है मुझे रिपोर्ट कि मेरा AMH कम हो रहा है मैम, मैं बोलती हूँ आप पहले एक अल्ट्रासाउंड करके मुझे दिखाओ, मुझे आपकी दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स हैं वो भी देखने हैं। सो मैं अल्ट्रासाउंड और AMH को रिलेट करती हूँ। अच्छा। अगर आपका AMH 2 से कम हो रहा है, भाई वेट नहीं करना, फिर तो आपको IVF कराना है, ताकि आप अपना या एग फ्रीजिंग, फटाफट एग्स निकलवाओ, फ्रीज कराओ और बेबी करो।
अगर AMH 2 to 6 के बीच में है तो आप एक नेचुरल प्रेगनेंसी आराम से ट्राई कर सकते हो, या फिर एग फ्रीजिंग भी करा सकते हो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं करनी। AMH पे खाली डिपेंडेंसी नहीं करनी है, उसको अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी चेक करना है। क्योंकि देखो फ्रैंकली बोलूँ, पेशेंट आते हैं 1 AMH 0.8 AMH, उनके 15-15 अंडे भी कभी कभी दिख रहे होते हैं और निकालने पे अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। अच्छा। सो इट्स अ लैब वैल्यू, हम हर चीज़ लैब पे डिपेंडेंट करके नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा एज अ क्लिनिशियन आपको अपनी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करना है देन लैब वैल्यू। ये बहुत ही एक अलग बात आप बता रही हैं, क्योंकि AMH देखकर तो आधी से ज़्यादा महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है कि अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है। एंड देन लो AMH का कितना पेशेंट आजकल मेरे पास आ रहा है कि मैम AMH कम है लेकिन मुझे अपने एग से बेबी करना है। एंड वो एक स्पेशल कंडीशन होती है जहाँ पे आपको बहुत थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने पेशेंट के साथ, बिकॉज वो डोनर एग्स के लिए रेडी नहीं है। उसके आपको 2 या 3 फॉलिकल्स दिख रहे हैं। सो देयर इज़ अ स्पेशल प्रोटोकॉल जो आजकल US में स्पेशली इन्वेंट हुआ है कि आपके अगर AMH कम है तो आप डे 2 से डायरेक्टली इंजेक्शन नहीं स्टार्ट करते हो। अच्छा। बिकॉज जब AMH कम होता है तो FSH हार्मोन हल्का सा हाई होता है। तो पहले हमें FSH हार्मोन को डे 2 से स्टेबल करना है और फिर इंजेक्टेबल स्टार्ट करने हैं। तो दिस अ वेरी स्पेशल प्रोटोकॉल जो आजकल मैं क्लिनिक्स पे यूज़ कर रही हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी टू टेल कि 1-2 स्टिमुलेशन से मैं एम्ब्रियो पूल करके लोगों को एक्चुअली उनकी अपने बेबी से प्रेगनेंसी करा रही हूँ। ये कितनी खुशी देता होगा ना आपको एक्चुअली, और मुझे लगता है यही मेरी एनर्जी बूस्टर है। ठीक है, पेशेंट्स आ रहे हैं, एवरी पेशेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जब ये केसेस होते हैं ना जहाँ पेशेंट को 4 क्लिनिक्स ने बोला होता है डोनर एग्स और आपने उसके अपने एम्ब्रियो बना के प्रेगनेंसी कराई होती है, तो आपको लगता है यस कुछ कर रहे हैं। अच्छा, हम मैरिड कपल्स पे आएंगे कि कैसे वो बचें IVF से, लेकिन उससे पहले ज़रा ये भी बताइए, जैसे IVF कराया उसके 15 दिन ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल बेड रेस्ट लेना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, नो ड्राइविंग, नो वर्क, नो स्ट्रेस। क्या आप भी अपने पेशेंट्स को ये सलाह देती हैं कि वो बिल्कुल बेड रेस्ट करें, सिर भी ना धोएं, उठे बैठे नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी? मेरा तो खैर प्रैक्टिसेस आर वेरी डिफरेंट। मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ सब करो, सिर्फ 2 चीज़ें नहीं करनी। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपके पेट पे प्रेशर दे। अच्छा। दैट इज़ बहुत एक्सर्शन नहीं करना है। जैसे आपने नीचे बैठा और फिर पलती मार के उठ रहे हो, भारी बाल्टी उठा रहे हो, या फिर जिम में कोई कोर एक्सरसाइजेस कर रहे हो, या फिर इंटरकोर्स हस्बैंड के साथ, ये सब नहीं करना। अदरवाइज आप घर में अपना वॉकिंग करो, खाना बनाओ, बुक्स पढ़ो। ड्राइविंग भी हम मना करते हैं, स्पेशली फॉर कार्स विच हैव क्लच, बिकॉज आपको बार बार एक्सीलेटर और क्लच दबाना पड़ता है। स्कूटीज़ मना करते हैं बिकॉज रास्ते में मान लीजिए जब दवाइयाँ ले रहे हैं चक्कर आ जाए। सो ये सब चीज़ें हम अवॉइड करते हैं। बट डेफिनेटली आप आराम से भाई अपने घर बैठो, आराम से अपने काम करो, नहाओ धो, एवरी डे नहाओ प्लीज़। मतलब पेशेंट्स पहले मेरे पास आते थे 15-15 दिन, मैडम हम नहाए ही नहीं, हम उठे ही नहीं बेड से, हमने सिर भी नहीं धोया। मैंने कहा बाप रे बाप, ये तो और गंदगी होगी। सो प्लीज़ अपने आप को साफ रखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फेक्शन हो जाए, कोई कुछ हो जाए। सो एंड बाहर का खाना अवॉइड करवा, बाहर का खाना, अच्छा डाइट लेना जरूरी होता है। अच्छा, मैरिड कपल पे आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक बड़ा हेल्दी कपल आया और उसको ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट्स के मुताबिक IVF के लिए, लेकिन वो आया कि मैम हमारा IVF कर दीजिए, उसे पता ही नहीं है कि नेचुरली कैसे कंसीव करना है? अब देखो, सबसे बड़ा तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आज सुबह ही एक पेशेंट देख कर आ रही हूँ। ऑब्वियसली आई कांट नेम द सिटी। पेशेंट मेरे पास बैठा है, 42 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, 42, सिर्फ फीमेल आई है। मैं उसकी हिस्ट्री ले रही हूँ और मैंने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक है? ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं हिस्ट्री में पूछूंगी। बिल्कुल। सो बोल रही हाँ मैम वो सब कुछ ठीक है, मेरा 2 IUI फेल्ड हो गया है, मेरे एक्स थोड़े कम है, अब मैं IVF पे ही जाना चाहूँगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं सबसे पहले ना एक अल्ट्रासाउंड करके तुम्हारा देखती हूँ, बिकॉज मेरी फर्स्ट प्रैक्टिस है, मैं एक 3D अल्ट्रासाउंड ज़रूर करती हूँ। मैंने उसको स्कैन पे लिया, वो वजाइनली अपना प्रोब भी नहीं अंदर डलवा पा रही थी। मैंने उसको अल्ट्रासाउंड में अंदर पूछा, हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप हो पाता है? तब उसने मुझे बताया नहीं मैम, इट इज़ लाइक थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ मैं। सो आप ये देखो, इन एजुकेटेड कपल 42 ईयर्स ओल्ड,
उसको ये तक नहीं पता अभी कि नेचुरल नॉर्मल इंटरकोर्स कैसे करना है। तो क्या उस महिला को कोई समस्या थी? सो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज वजाइनस्मस। ये थोड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स में एंड मेन में भी, कि वो उन्हें इंटरकोर्स करने में डर लगता है कि उन्हें दर्द होगा। अच्छा, यानी कि जो एक प्रॉपर इंटरकोर्स होना चाहिए ताकि वो नहीं हो पाता, हो नहीं पाता। सो सबसे पहली चीज़ इन फर्टिलिटी तो हमें यही देखना है कि कपल प्रॉपर इंटरकोर्स कर पाता है या नहीं कर पाता। मेन में इरेक्शन इश्यूज हैं, इजैक्यूलेटरी प्रॉब्लम्स, उनका इरेक्शन नहीं होता, फीमेल्स इंसर्ट नहीं करवा पाती हैं, सो कैसे प्रेगनेंसी होगी? एंड इन सच केसेस ओनली हम IUI या IVF रिकमेंड करते हैं। अच्छा, मेल में ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इजैकुलेशन की प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का सिंड्रोम हो सकता है, तो क्या ये चीज़ें काउंसलिंग करनी पड़ती है, आप लोगों को बताना पड़ता है? Yes. और कितने दिन का वेट आप सजेस्ट करते हो कि हाँ इतने दिन आप करें, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि IVF करना है या नहीं? सो देखो, मेल्स की प्रॉब्लम्स ना बहुत सारी हैं, एंड दैट इज़ वाई क्लिनिक्स पे मेल एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, यूरोलॉजिस्ट आप फुल टाइम नहीं रख सकते हो, बट देन अक्रॉस द टीम्स वी हैव 1 or 2 यूरोलॉजिस्ट जो इनके साथ हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करा सकते हैं। अब मेल्स आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम, उनका स्पर्म काउंट कम है या निल है। इन दोनों कंडीशंस में आपका अपना बच्चा हो सकता है। देयर आर प्रोसीजर्स जहां हम स्पर्म निकाल के निल स्पर्म काउंट में भी आपका बच्चा करा सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है मैम, निल स्पर्म काउंट? सो निल स्पर्म काउंट में क्या होता है कि कभी कभी टेस्टीज में स्पर्म्स अंदर बन रहे होते हैं, बट जिस ट्यूब से स्पर्म बाहर आता है वो ब्लॉक्ड होती हैं। अच्छा। एंड दैट इज़ वाई हम नीडल डाल के बायोप्सी करके स्पर्म्स निकाल लेते हैं और फिर इक्सी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एग और स्पर्म को मिला के बेबी बनाते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम मेल्स में होती है इरेक्शन। दे कांट हैव द इरेक्शन। वो स्पेशली डायबिटिक कपल्स, स्ट्रेस फैक्टर बहुत है, एंजाइटी है, BP का इश्यूज़ है, या फिर उनके एनाटमी मसल्स में कोई प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम है इजैक्यूलेटरी, मतलब या तो उनको पहले ही इजैक्यूलेशन हो जाता है या होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग बेसिकली आजकल स्ट्रेस, स्मोकिंग, जेनेटिक इन्फेक्शंस, ये सब चीज़ें की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। मेल इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न आप क्या मानते हैं? Stress. बॉडी अब्यूज, स्ट्रेस? आई थिंक आज की दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो इतना स्ट्रेस है, लोगों को इतना स्ट्रेस है, हर आदमी भाग रहा है। एंड दैट इज़ वाई वी सी टुडे कि पेशेंट्स लेट क्यों आ रहे हैं क्लिनिक पे। इतना एम्बिशन है ना वाइफ, क्योंकि पहले तो औरतों को जज किया जाता है ना कि ये कंसीव नहीं कर पा रही है, कंसीव, लेकिन कलई खुलती है क्लिनिक में आके कि भाई दिक्कत तो कहीं और है। 50% मेल प्रॉब्लम है, 50% फीमेल प्रॉब्लम्स हैं। ये डेटा है एक्चुअली आप क्लिनिक आज आओगे ना, आप बाहर जो जितने पेशेंट बैठे हैं उनमें से 50% फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, 50% मेन प्रॉब्लम्स हैं कि स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म काउंट कम है। तो ये स्पर्म काउंट, पुअर स्पर्म काउंट, और एक होता है स्पर्म मोबिलिटी। एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है? सो स्पर्म के ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं। सबसे है स्पर्म नंबर, कि स्पर्म कितना है। हाँ। अब स्पर्म नॉर्मली आपका अगर 10 मिलियन से कम है तो आपको IVF करना है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड है, ये WHO का स्टैंडर्ड है। यस, 10 to 20 है तो IUI करना है, और 20 से ऊपर है तब आप नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई करवा सकते हो। स्पर्म मोटिलिटी का मतलब स्पर्म कितनी कैपेसिटी से हिलता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज वो बताता है कि कितना प्रोटीन लाइव स्पर्म है, जिंदा है स्पर्म, क्योंकि वही स्पर्म तो काम करेगा अंदर जाके। थर्ड होता है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। अच्छा। स्पर्म दिखता कैसे है। स्पर्म का हेड, नेक, बॉडी, टेल सब एक जैसा दिखना चाहिए। स्पर्म के भी 2 हेड होते हैं। हाँ। वो एबनॉर्मल, स्पर्म की 2 टेल्स हैं, एबनॉर्मल। सो ये स्पर्म मॉर्फोलॉजी है। फिर स्पर्म में ये लैब में आप लोगों को दिख जाता होगा। एग्जैक्टली, दे आर वेरी वेरी हाई एंड मशीन्स, तो सब दिखता है। स्पर्म की विस्कोसिटी होता है, pH होता है, फ्रक्टोज होता है, लिक्विफैक्शन होता है, ये हम सब देखते हैं। इवन आजकल हम DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स भी करते हैं स्पर्म्स का। ये क्या चीज़ है? ये बताता है कि हमारे स्पर्म में कितना DNA प्रोटीन कंटेंट है जो ज़रूरी है हमारी प्रेगनेंसी करने के लिए, एक हेल्दी एम्ब्रियो के लिए। सो IVF इज़ जस्ट नॉट कि आपने अंडा निकाला, स्पर्म लिया, दोनों को मिलाया और डाल दिया। अब टाइम्स हैव चेंज्ड।
लोग इतना एक्सपोज्ड हैं पोल्यूशन से, स्ट्रेस से, इतना अब्यूजिव मटेरियल है। मतलब दिल्ली आप मेजर मेट्रोज में देखो, कोकेन, ड्रग्स तो ऐसे चल रहा है कि कुछ मतलब ही नहीं है। स्मोकिंग, गर्ल्स बॉयज सब स्मोकिंग कर रहे हैं, हुक्का बार्स खुले हुए हैं। ठीक है, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, बट वही ना, एक द पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ये थोड़ा एक अलग सवाल है कि फीमेल्स फिर भी अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्या मेल इस बात को एक्सेप्ट कर पाते हैं? और क्या कपल्स को एक साथ आप बता पाती हैं कि देखिए आप में ये समस्या है? फीमेल्स भी ना, देखो आई थिंक ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कहीं कहीं तो आजकल मेन खुद ही आके बोलते हैं, मैडम मेरे अंदर प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आईवीएफ कर दो। कहीं कहीं पे तो मेन समझने को ही रेडी नहीं होते। आई मीन डॉक्टर गौरी आपकी रिपोर्ट गलत है। हाँ, मान ही नहीं सकता मैं। अरे ऐसी बात करते हैं, मतलब लिटरली अंदर आके बैठेंगे। मतलब यू ऑल्सो गेट स्केर्ड ना, दे बिकम सो रूड। सो रूड। गलत रिपोर्टें निकाल रही हो आप मैं बाहर चेक कराऊंगा, एंड बस उठते हैं और चले जाते हैं। तो ये एक ईगो है उनका। फीमेल्स में क्या ऐसे अलग रिएक्शन होता है, मैम बाहर ना मदर इन लॉ बैठी है, उसको मत बताना मेरे अंडे कम है। अगर मुझे अंडे बाहर से भी लेने पड़े ना, तो बस मुझे और मेरे हस्बैंड को ही बताना। सो हर जन हर तरीके से अपनी फैमिली के स्ट्रक्चर के हिसाब से रिएक्ट करता है। एंड वी एज आईवीएफ डॉक्टर्स, पता है हम लोगों के ऊपर इतना बर्डन हो जाता है, बिकॉज हमें सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करना, उसका पीछे सोसाइटल प्रेशर, उसकी फैमिली, उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उसको डील करना थ्रू आउट दैट, फिर उसकी प्रेगनेंसी, इतना कुछ है ना, इतना कुछ। इट्स सच एन इमोशनल जर्नी। मतलब आप उस घर के ड्राइंग रूम से लेके उस कपल के बेडरूम तक हो। मतलब जब पेशेंट लेटते हैं ना अल्ट्रासाउंड्स के लिए, देन दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू फीमेल्स, मैम पता है मेरे घर में ये है। कुछ पेशेंट्स आते हैं, मैम प्रेगनेंसी नहीं हुई ना तो हस्बैंड छोड़ देगा, सेकंड मैरिज कर लेगा। ये रूरल एरिया में ज़्यादा है प्रॉब्लम? नॉट रूरल, बट आई थिंक थोड़ा सा कम्युनिटीज़ वेयर 2-3 मैरिजेस आर अलाउड, तो उनको लिए स्पेशली बहुत फियर फैक्टर रहता है कि मैम बच्चा नहीं हुआ तो फिर तो सेकंड मैरिज करेंगे ही वो लोग, क्योंकि भाई उनको तो अपना घर चलाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मदर इन लॉ बाहर बैठी है, उसको मत बताना कि ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मेल, जैसे हम फीमेल्स को ये देखना होता है कि हमारे पीरियड्स कितने टाइमली हैं, तो हमारे पास फिर भी एक इंडिकेशन है वेदर वी आर हेल्दी और नॉट। मेल के पास कैसे, उनको कैसे समझ में आए कि उनका स्पर्म क्वालिटी बेहतर है या नहीं है? क्या ये टेस्ट उनको किसी सर्टेन एज पे करवा लेना चाहिए? सो मेन का क्या होता है ना, मेन की बॉडी सीरम टेस्टोस्टेरोन चलाता है। टेस्टोस्टेरोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर देम। सो टेस्टोस्टेरोन से देखो स्पर्म की प्रॉब्लम्स तो होती हैं, लेकिन मेन स्टार्ट फीलिंग वीक, इरिटेबल होने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, उन्हें थकावट होने लगती है। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स है ना, सो अपना हार्मोन टेस्ट कराइए एंड इवन सीमेन टेस्ट कराइए। और अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो भी आई थिंक हर मैन को अपना एक सीमेन टेस्ट अराउंड द टाइम ऑफ मैरिज और उससे पहले एक बार 30 के कराना करीब, चाहिए। 28-30 के करीब। एक स्पर्म टेस्ट या हार्मोन टेस्ट, बेसिक जैसे सब हेल्थ चेकअप कराते हैं, आप चेकअप करा सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शादी करने से पहले एक सिंपल टेस्ट है HPLC, HPLC, विच इज़ थैलेसीमिया एंड सिकल सेल। ओके। हस्बैंड एंड वाइफ को ये ज़रूर कराना चाहिए शादी करने से पहले, बिकॉज अगर ये दोनों कैरियर हैं थैलेसीमिया या सिकल सेल के दोनों, सो बच्चे में डिजीज़ थैलेसीमिया मेजर या सिकल सेल आने के चांसेस होते हैं। अच्छा। एंड दैट कैन लीड टू कि अगर बच्चा डिफेक्टिव है तो हर 21 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है बच्चे को। सो ये बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं। HPLC टेस्टिंग इज़ अ मस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। पुरुषों की भी हमने बात कर ली, महिलाओं की भी बात कर ली, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट इंक्लूडेड इन दिस ट्रीटमेंट। तो क्योंकि इतने सारे जो सेंटर्स खुले हैं शायद इसी वजह से खुले हैं, क्योंकि वो ये वादा करते हैं कि हम बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में आपके एंड देखो मैं आज खुल के ये बात बता रही हूँ, मैं खुद 30-35 सेंटर्स चलाती हूँ। हमें जैसे अब हमारे बहुत स्मॉल सिटी टाउन्स के सेंटर्स हैं, हमको हाँ कॉस्टिंग कम देनी पड़ती है क्योंकि वो पॉपुलेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, बट डेफिनेटली आप अपना कॉस्टिंग इतना नहीं कम कर सकते हो कि आप उसका रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ करो, बिकॉज इसमें सेट ऑफ इंजेक्शंस लगते हैं विच इज़ इंक्लूडेड इन द पैकेज। ठीक है, फिर आपकी सारी मॉनिटरिंग, अल्ट्रासाउंड्स, आपका एग पिकअप,
आपके डे केयर्स, आपका एम्ब्रियो बनाना, आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये सब इस पैकेज में होता है। बिल्कुल। सो इट इज़, और अगर आपको कोई एक्सेसरी सर्विस चाहिए या डोनर एग्स, डोनर स्पर्म, आपको टीसा चाहिए, आपको जेनेटिक टेस्टिंग चाहिए, सो वो सब एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, अब ज़रा हम ये डोनर एग और डोनर स्पर्म पर आते हैं। कई सारे सवाल भी हम लोगों के पास आए हैं, तो उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल मैं ले रही हूँ। अब जैसे अगर एक महिला है और उसको कहा जा रहा है कि आपको डोनर एग लेना होगा, अब वो अपना बेबी कंसीव करेगी, लेकिन क्या जेनेटिकली बच्चा उसकी तरह नहीं होगा और फादर की तरह होगा या नहीं होगा? क्योंकि डोनर एग आ रहा है और स्पर्म जो है वो फादर का है, हाउ इट वर्क्स? या मान लीजिए कि डोनर स्पर्म आ रहा है, एग मदर का है, तो बच्चा फिर कैसा होता है फिर? देखो अभिलाषा, अगर किसी भी हालत में आपका AMH बहुत कम है, मैं आपके एग्स नहीं बना पा रही हूँ, या फिर एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, सो वी गिव यू एन ऑप्शन ऑफ डोनर एग्स। ठीक है, देखो भाई बेबी तो करना ही है ना। सो डोनर एग्स में क्या होता है कि हम ART बैंक्स के थ्रू डोनर लेते हैं। इन डोनर को भी हम वही 10 दिन के इंजेक्शन्स लगाते हैं जैसे IVF में लगते हैं, बट ये डोनर्स प्रॉपरली स्क्रीन भी करते हैं पहले। इनके पहले बच्चे होने चाहिए, ये 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, 21 से 35 साल तक ही हम डोनर ले सकते हैं। इनमें कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। हम इन्फेक्शन देखते हैं कि इन्हें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अच्छा। यस, वी स्क्रीन द डोनर्स बहुत अच्छे से। देन हम इनको 10 दिन के इंजेक्शन्स लगाते हैं जैसे नॉर्मली जैसे आप लगाओगे। इनका एक पिकअप होता है, एंड देन इन डोनर्स का एक प्रॉपर इंश्योरेंस बनता है, एफिडेविट बनता है, प्रॉपर साइन होता है। ये सारी चीज़ें लीगल हैं? बिल्कुल लीगल हैं। एंड डोनर की शक्ल हम पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज ये अनोनिमस होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक डिमांड आती है क्या? हाँ, कलर? बिल्कुल। पेशेंट्स बोलते हैं मैम आप प्लीज़ ना डोनर मेरी थोड़ी गोरी ले लेना, या आप मेरे को थोड़ा सा हाइट अच्छी दे देना। सो अकॉर्डिंगली, या फिर एजुकेटेड लेना? बिल्कुल। सो एजुकेटेड इट हैपन्स लाइक दैट। सो हम डोनर एग्स लेते हैं। अब इन डोनर एग्स को हम हस्बैंड के स्पर्म के साथ लैब में इंसेमिनेट करते हैं, एम्ब्रियोस भ्रूण बनाते हैं, और इनको हम फ्रीज करके रख लेते हैं। पैरेलली जो फीमेल होती है जिसके एग्स नहीं है, उसके हम यूट्रस को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। जब यूट्रस की लाइन 7 to 10 mm हो जाती है, हम ये एम्ब्रियोस भ्रूण उठाते हैं और फीमेल में डाल देते हैं। अब जो जेनेटिक मटेरियल बायोलॉजिकल है वो डोनर एग्स और हस्बैंड का है। सो हस्बैंड का तो जेनेटिक होगा, बट फीमेल का जेनेटिक कंपोनेंट नहीं होता। लेकिन आप उस बच्चे को 9 महीना अपने यूट्रस में, पेट में नर्चर कर रहे हो, सारा न्यूट्रिशन आप दे रहे हो। ठीक है। सो आई थिंक अगर एक प्रॉब्लम है और आप अपने एग से नहीं कर पा रहे हो, तो डोनर एग्स लेना कोई ख़राब बात नहीं है। क्योंकि आप अगर अडॉप्शन में जाते हो तो उसमें दोनों चीज़ें बाहर से हैं। यहाँ आप एक मदरहुड का सुख तो ले सकते हो कि आप आपके यूट्रस में बेबी ग्रो हो रहा है 9 months, एक बॉन्डिंग हो जाती है, आपका ब्लड जा रहा है उसमें। एंड अगर आप इसको भूल जाओ कि बिल्कुल नॉर्मल के तरीके से चलना है, तो वो नॉर्मल तरीके से चलेगा। और क्या मेल तैयार हो जाते हैं डोनर स्पर्म के लिए? बहुत कम। बहुत कम? यस। सो एंड मैंने एक बात रियलाइज़ करी है, मेल छोड़िए फीमेल्स भी नहीं लेती डोनर स्पर्म। वो बोलती हैं कि हम अपने अंदर किसी और का स्पर्म नहीं डलवाएंगे। ये इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस, एंड मेल्स भी बहुत कम मेन रेडी होते हैं डोनर स्पर्म्स के लिए। वो यही बोलते हैं आप हमारा टीसा करो, बायोप्सी करके स्पर्म्स निकालो, नहीं मिलता है तो हमें प्रोसेस नहीं करना। क्या फैमिली से भी कोई आगे आता है इस चीज़ के लिए कि ठीक है परिवार का ही कोई हो उसका स्पर्म, या महिलाओं में भी परिवार से कोई? हाँ आते हैं, बट मैं उनको बस फिर यही बोलती हूँ कि आपको अनोनिमिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, यू नो, क्योंकि बाद में कॉम्प्लिकेशंस ही होंगे और कुछ नहीं होगा। ये इतना वल्नरेबल सब्जेक्ट है IVF, मतलब डॉक्टर भी बेचारा कंफ्यूज बैठा होता है कभी कभी कि करे क्या। ऐसे लोग आते हैं क्या कि IVF करा दीजिए, बेटा होना चाहिए? ओ भाई पूछो भी मत अभिलाषा, ये बहुत डेंजरस है बहुत डेंजरस। आई मीन इट्स कम्प्लीटली इलीगल इन इंडिया।
हाँ, लेकिन लोग बहुत धड़ल्ले से ये बात कहते हैं कि बहुत। आईवीएफ करा के बेटा करा लिया। अब जिसके पास क्लिनिक पे इतना पेशेंट है वो तो आप सोचो, मेरे पास हर रोज एक बंदा होता है, मैडम प्लीज़ मैडम, मैंने कहा आप उठिए, फाइल लीजिए और जाइए, क्योंकि मुझे इतना डर लगता है, ये इतने तो रैकेट्स चल रहे हैं, इतना आपको फंसाने के लिए भी चीज़ें होती हैं, और प्लस इंडिया में कोई ऐसी मशीन नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, लाइसेंस नहीं जो आपको ये करके दे सके। सो अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल, वो आपसे बस पैसे ले रहे हैं। ट्रीटमेंट वाइज लेकिन ये पॉसिबल है, तो अदर कंट्रीज में होता होगा? बिल्कुल। सो देयर इज अ जेनेटिक मशीन जहाँ पे आपका क्रोमोसोम दिखाई देता है एम्ब्रियोज का, उनका लाइसेंस सॉफ्टवेयर सब रजिस्टर्ड होता है अकॉर्डिंग टू द कंट्री नॉर्म्स। इंडिया में इट्स नॉट अलाउड। मतलब हम किसी भी तरीके से जेंडर चेक नहीं कर सकते, इंडिया में नहीं कर सकते, और उस प्रोसेस में भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। जेनेटिकली भी हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे थॉट क्यों होती है? मतलब किस तरीके के लोग आते हैं? 2 बच्चे हैं वो आते हैं, या वो पहला बच्चा ही या एक बच्चा ही लड़का चाहते हैं? किस तरीके के लोग आते हैं? सब तरीके के लोग होते हैं, स्पेशली पीपल का मैडम पहले डॉटर थी, अब बेबी भी नहीं हो रहा है, अब करा भी रहे हैं आईवीएफ, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, तो लड़का ही कर दीजिए। मैंने कहा भाई मैं भी अपने बाप की बेटी हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, लड़की भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता आज की दुनिया में। ये बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है ना, बहुत शॉकिंग कि हम फैक्ट है। कहाँ पहुँच गए, लेकिन हम आज भी अभी वो भी, बेटी बेटे एंड आई में एम टेलिंग यू अभिलाषा, टॉप लेवल हाउसेस कम एंड दे टेल मी दिस We कि want लड़की son. तो भाई लड़की है, अपने घर तो चली ही जाएगी ना। वेरी सैड। और हम तो अपील ही कर सकते हैं कि इस सोच से बाहर आना चाहिए बिल्कुल। पूरे समाज को। अच्छा मैम, क्योंकि हम पुरुषों के इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के बारे में बात खुलकर कर रहे हैं, तो एक चीज़ होती है मास्टरबेशन। जैसे ही प्यूबर्टी गेन करते हैं बच्चे, तो ये बहुत ही, और एक टाइम ऐसा था हम लोगों ने पढ़ा कि ये बहुत ही नॉर्मल है, डॉक्टर्स भी कहते थे कि इसको बहुत ही नॉर्मल लीजिए। आप मानती हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका कुछ मास्टरबेशन से भी लेना देना है? सो देखो, मास्टरबेशन ऑल्सो टू अ लिमिट इज ओके, मतलब 3 to 4 times masturbation in a week is very normal. ओके। आई थिंक प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? अब जैसे कपल आया मेरे को बोलता है कि मैम मुझे ना कोई इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे मैस्टरबेट करने की इतनी आदत है कि मैं उसके साथ नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आपको जो प्लेजर लेने की आदत है वो आप मास्टरबेशन से ले रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो साइकोलॉजिकली डिफरेंट जोन में चले जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो इसका इरेक्शन वगैरह में भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? सबसे ज़्यादा इसी का लोगों को डर रहता है कि इरेक्शन इश्यूज ना हो, बट एक्चुअली कुछ होता नहीं है उससे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैम, आप ये बताइए मुझे कि कुछ सवाल बहुत ही अहम है डाइट को भी लेकर और लाइफस्टाइल को लेकर, क्योंकि बड़े शहरों में तो प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं, रूरल एरियाज में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि लड़कों में या लड़कियों में, आपने कहा 50-50% का प्रॉब्लम है, किस वजह से ये समस्याएं हो रही हैं? ये मोबाइल फ़ोन, स्क्रीन टाइम, ये भी एक वजह है क्या? आई थिंक सबसे पहले तो आई वुड से स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी। आजकल क्यों प्रमोशन हो रहा है योगा करो, ऑन दिस योगा डे आई एम सेइंग, योगा डे भी है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, क्यों इतना है कि मेडिटेशन करो, इतने वेलनेस सेंटर्स खुल रहे हैं, मतलब इतना कुछ हो रहा है ऑन वेलनेस। वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज हाफ से मोर ज़्यादा दुनिया स्ट्रेस, एंजाइटी और पैल्पिटेशन में ही है। देयर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन हैपनिंग। सेकेंड थिंग इज ऑफ कोर्स स्मोकिंग, अल्कोहल, पार्टीज, मतलब इतना एडिक्शन हो गया है लोगों को ये सब, कोकेन, वीड, स्निफ, दिस ऑल हैज बिकम। एडमिट करते हैं आपके पास आके कि हम ये लेते हैं? बिल्कुल, आई मीन बिल्कुल, बिकॉज दे हैव टू बी ट्रू टू द डॉक्टर, क्योंकि उन्हें बेबी कराना है, इसलिए वो हमसे डरते हैं। और महिलाएं? बिल्कुल। अभी मैं आपको मतलब सिटी नहीं बता रही हूँ, बट अभी एक फीमेल आ रही है मेरे पास, उसके एग्स बहुत कम निकले। आई टोल्ड हर आपका एक क्वालिटी अच्छा नहीं है। शी टोल्ड मी वेरी क्लियरली, मैम मैं वीड लेती हूँ। सो आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। एंड आई लाइक, क्या बात कर रही हो, आई हैव टू कैंसिल योर साइकिल, 3 months डिटॉक्स करो, उसके बाद करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों से, जैसे न्यू जनरेशन के लोगों से बात होती है तो वो बहुत आराम से कहते हैं अरे अब साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, बच्चा तो हो ही जाएगा। लेकिन उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अभी भी उसी जनरेशन का है। अभी भी आप 26 साल पे ही आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है फिक्स वो है। 26 से 30 के बीच में ही है। एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग कराओ अगर बच्चा लेट करना है तो, बिकॉज अभी आप उस जनरेशन से बाहर आ गए हो, लेकिन आपका बॉडी उसी जनरेशन को बिलोंग करता है। अगर शादी नहीं हो रही है 26 से 30 साल में, और 30 के बाद अगर शादी प्लान कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए लड़के और लड़की दोनों को? एग फ्रीजिंग कराइए, स्पर्म फ्रीजिंग कराइए। हाउ मच इट कॉस्ट?
सो एग फ्रीजिंग इज व्हाट, वही 10 दिन का इंजेक्शन और एग्स निकाल के फ्रीज कर लेते हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है। अच्छा। स्पर्म फ्रीजिंग 5,000 रुपये में हो जाता है। लड़कों का तो सही है। तो भी नहीं आते कराने। तो भी नहीं कराते, मेल ही को, हमारे में प्रॉब्लम नहीं है। हम तो पूरे 60 साल तक बच्चे कर सकते हैं। अच्छा, 60 साल वाले भी आते हैं क्या? 60 साल तो अलाउड ही नहीं है अब इंडिया में आईवीएफ अच्छा, करना। वो भी बता दीजिए कि महिलाओं के लिए और So क्या है। females is 50 and male is 55. Beyond that you can't do IVF in India. अब हम थोड़े टिप्स पे बात कर लेते हैं कि क्या वो तरीके हों जिसमें कि हम अपने डाइट के ज़रिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। कुछ ऐसे सुपर फूड बता दीजिए जिससे कि अच्छा स्पर्म भी बने, महिलाओं का एग भी अच्छा बने, और चलिए बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी है, उसको तो नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन खाना कुछ ऐसा खा लें, सुपर फूड खा लें कि बढ़िया लॉन्जिविटी रहे और बढ़िया रहे सब कुछ। सबसे पहले तो अच्छी सांस लें। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन योगा है आपके लिए, बिकॉज इतना पोल्यूशन है और हम भाग भाग कर रहे हैं। आई थिंक यू शुड गिव योर बॉडी हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स ऑफ फिटनेस। वो बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा। नॉट ओवर फिटनेस ऑल्सो कि हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, क्रिएट प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं, बट हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स ऑफ फिटनेस वेयर इज गुड वॉकिंग। आप थोड़ा जिम करो, थोड़ी सी अपने आप को हेल्दी रखो, रनिंग करो, वॉकिंग करो। वेट कंट्रोल होना चाहिए। वेट से ज़्यादा फिटनेस। ओके। योर BMI शुड बी इन कंट्रोल, जो हम इंडियंस को अभी भी इतना नहीं आता। सेकेंड चीज़ है कि आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए प्लीज़ मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो तो। अगर आपका स्ट्रेस लेवल हाई है तो कुछ नहीं हो सकता। थर्ड थिंग इज़ अपना फ़ोन पॉकेट एंड जेब में नहीं रखना। वाइब्रेशंस कॉज स्पर्म काउंट बिल्कुल नीचे कर देता है। ये लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ थिंग इज़ कि आपके पास बहुत सारा हेल्दी भी होता है खाने को। स्मोकिंग ड्रिंकिंग लिमिट में करनी है। स्मोकिंग बहुत गंदी चीज़ है, मोर देन ड्रिंकिंग। मतलब स्मोकिंग से आपका एग और स्पर्म काउंट बहुत जल्दी गिरता है। हेल्दी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फूड, क्या क्या नहीं आजकल आ रहा है। सो हैव गुड फूड, गुड सैलेड, अच्छा उसमें जिंक है, लाइकोपीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब खाइए। प्रोटीन स्पेशली इज़ गुड फॉर फीमेल्स बिकॉज उससे एग काउंट आपका बेटर होता है। बट सबसे अच्छी चीज़ है आप अपना मेडिटेशन और जिम करिए या फिटनेस करिए, रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, विच इज़ द बेस्ट रेमेडी। नथिंग कैन सब्सटीट्यूट इट। बिल्कुल। और अगर IVF फेल ही हो रहा है तो फिर अडॉप्शन के लिए भी आप लोग बोलते हो, तो क्या आप कुछ कहना चाहोगे अडॉप्शन को लेकर भी? अगर IVF फेल हो रहा है ना तो आप डॉक्टर गौरी के पास आ जाओ, एक साइकिल मुझे भी ट्राई करने दो। बिकॉज वी डू इट विद जेनेटिक टेस्टिंग, वी डू इट विद लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मुझे लगता है कि देखो अगर IVF फेल है और एकदम ऐसा डेड रिसोर्स आ गया है कि कुछ भी कहीं से भी नहीं हो रहा है, देन सरोगेसी इज एन ऑप्शन फॉर यू। सरोगेसी नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ अडॉप्शन सेंटर्स अक्रॉस इंडिया वेयर यू कैन एक्चुअली रजिस्टर योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ दैट। तो डॉक्टर गौरी कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रही हूँ और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं? मैं तो अभी ये भी बहुत बताना चाहती हूँ कि आजकल बहुत न्यूज़ में चल रहा है। आई वुड टेल यू, परसों में एक पेशेंट का, कनाडा पेशेंट का ट्रांसफ़र कर रही थी। सो दैट पेशेंट हैड फ्लोन फ्रॉम कनाडा टू डू IVF विद अस। हमारे साथ IVF कराने आई थी। मैं उसका परसों, वो टेबल पे लेटी है, मेरा उससे बहुत अच्छा बनता है, सब कुछ हो गया। जब मैं उसका ट्रांसफ़र कर रही थी वो बोलती है मेरे एम्ब्रियो डाल रही हो ना? यस प्लीज़ मेरे एम्ब्रियो डालना, मैं DNA टेस्ट कराऊंगी आफ्टर डिलीवरी, वरना अच्छा नहीं होगा। आपको मालूम होगा एक केस इस तरीके का आया है, तो कैसे आप अश्योर करते हैं कि कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है? हाँ, सो आजकल जब केसेस चल रहे हैं, आई थिंक पेशेंट्स को ये सब दिख रहा है। सो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है एट क्लिनिक टू हैंडल सच पेशेंट्स, बिकॉज वो आके यही सवाल कर रहे हैं, मैम मेरा ही एग और स्पर्म होना चाहिए। सो आई थिंक इफ़ योर क्लिनिक यूजिंग द राइट प्रोटोकॉल्स, जब आप एग और स्पर्म लेते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेटा एंट्री। पेशेंट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डेटा एंट्री एट स्पर्म और एग वाइल, वो फर्स्ट स्टेप इज़ अ मैनुअल स्टेप। वो इवन जो RI विटनेसिंग सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, जो हम लैब में यूज़ करते हैं, वो बहुत यूज़फुल है, सबके पास है। उसमें RFID चिप्स होती हैं कि एग और स्पर्म जब मिलेगा एक ही हस्बैंड वाइफ का तभी वो होगा, वरना वो बजने लगता है। ये सब यूज़फुल है, लेकिन अगर आपकी मैनुअल एंट्री इनिशियली गलत हो गई तो सब गलत है। मैनुअल एरर से बचने के लिए एग्जैक्टली तो SOPs, यूजिंग द राइट टीम, नंबर ऑफ चेक्स एट ईच स्टेप,
should be seen by 3 people in the lab. अच्छा, Then at Seeds of Innocence, we also offer a complete DNA testing on the first day of the delivery. We are very open. हम अपने clinics पे लगाते हैं, आपको DNA test कराना है, आप हमें करा बताओ, लीजिए। हम कराने को ready हैं. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी की बात है। Exactly, and we are full proof भाई कि we are giving you a DNA test to it. And देखो, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, कभी कभी क्लिनिक गलत नहीं होता, बिकॉज पेशेंट्स खुद डोनर एग डोनर स्पर्म का कंसेंट दे कर जाते हैं. तो आप बाद में क्लेम भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बट देन यू नो दे आर लाइक ये साइन मैच नहीं हो रहा, वो साइन नहीं मैच हो रहा, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स टू दिस. सो मुझे लगता है हम क्लिनिक्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ना एक लॉ होना चाहिए कि भाई पेशेंट्स हमें डोनर एग का कंसेंट दे के गया है. अब वो जब रेडी है डोनर एग्स के लिए तो ऑफ कोर्स उसकी मटर्निटी तो मैच नहीं करेगी ना डीएनए टेस्ट पे. सो कभी कभी ज़रूरी नहीं है क्लिनिक ही गलत हो या डॉक्टर ही गलत हो, या कभी कभी ज़रूरत नहीं कि पेशेंट ही गलत हो. सो दैट डिपेंड्स ऑन द हीट ऑफ द सिचुएशन. बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी रहे और ट्रस्ट के साथ ही ये बिल्कुल, चीज़ होती है. बिल्कुल. और ये डॉक्टर्स भी चाहते हैं और आप पेशेंट होने के नाते आपको एक राइट क्लिनिक को चुनना, सारी चीज़ों को पढ़कर समझकर, बिल्कुल सिर्फ चैट जीपीटी से सजेशन लेकर ना है. बिल्कुल भी नहीं, मतलब चैट जीपीटी और गूगल से नहीं, आप अपने डॉक्टर से बात करिए. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आप अपने डॉक्टरों से ना पूछिए भी. जी, मेरा एग क्वालिटी कैसा था, मेरा एग कितना निकला, मेरा एम्ब्रियो कितना बना, मेरी डिस्चार्ज समरी दीजिए, मुझे देखना है, मेरे एम्ब्रियो की फ़ोटो दीजिए, मुझे वो देखना है. आपने कितने मेरे एम्ब्रियो डाले, आप मुझे वो दिखाओ. हर चीज़ खुद देखो, खुद समझो, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. डॉक्टर गौरी, मुझे लगता है कि जितने भी सवाल थे मेरे जहन में या फिर जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें होती हैं, मैंने वो सब कुछ पूछा और आपने बहुत आसान तरीके से उन चीज़ों पे क्लैरिटी दी है. और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है हर किसी के लिए जो बच्चा चाहता है. हम शुभकामनाएं देते हैं उन लोगों के लिए जो आईवीएफ ट्राई कर रहे हैं, आईवीएफ उनका सफल हो इसके लिए. और गौरी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ. खबरों के लिए नमस्कार. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.